साथियों नमस्कार। कस्तूरी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान राजनीति विज्ञान का एक अहम हिस्सा है जो यूजीसी नेट या यूपीएससी या आप कहें पीजीटी के लिए यह पेपर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज देख रहे हैं भारतीय संविधान और उसमें हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान का प्रभाव में आना, कैसे प्रभाव में आया था। और पिछले हम लोग समितियों की बात की थी, उसके पहले गठन और मांग की बात हम लोगों ने किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान कैसे प्रभाव में आया। जब हम लोग इसको समझते हैं तो सबसे पहले आता है कि आप संविधान के संदर्भ में देखेंगे तो संविधान को गढ़ने में, बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका, सबसे शानदार भूमिका अगर कहें महत्वपूर्ण रूप से, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का आता है। ये प्रारूप समिति के सदस्य थे और काफ़ी इन्होंने अपने टीम के साथ काफ़ी इन्होंने मेहनत किया और शानदार संविधान एक भारत के लिए तैयार हुआ। तो BR अम्बेडकर जब प्रभाव में आना था संविधान को, तो बात शुरू होती है कि BR अम्बेडकर सभा में, यानी कि संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश करते हैं। कब पेश करते हैं? 4 नवंबर 1948 को। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया, पूरी संविधान पहली बार पढ़ी गई। सभा में इस पर 5 दिन चर्चा चला, यानी कि 4 नवंबर का जो उन्होंने पेश किया तो 5 दिन यानी कि 9 नवंबर तक 1948 तक इस पे चर्चाएं हुई, जिसमें आम चर्चाएं हुई और इस चर्चा में बहुत सारी बातें निकल करके आई। फिर संविधान पर दूसरी बार चर्चा 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम, दूसरा टाइम 15 नवंबर 1948 से फिर चर्चाएं शुरू हुई पूरे संविधान पे। और चर्चा शुरू हुआ तो इसमें संविधान पर खंडवार चर्चा किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला। इस अवधि में कम से कम 7653, इस दौरान 7653 संशोधन के प्रस्ताव आए। इसमें से वास्तव में 2473 पर चर्चा सभा में हुई। 7653 में से 2473 पर 7653 पर चर्चा के लिए आया, जिसमें 2473 पर बढ़िया से चर्चा हुई। और तीसरी बार, ये दूसरा फेज हो गया। तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ और इस अवधि में कम से कम शुरू हुआ। और BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड में इन्होंने इस बात को रखा कि संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित व घोषित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और इस पर अध्यक्ष एवं सदस्यों के हस्ताक्षर ले लिए गए। जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष तो आपको याद ही होगा, और जो भी सदस्य थे उनके हस्ताक्षर इन पे ले लिए गए। और संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को जब पारित, यानी कि 26 नवंबर 1949 को घोषित कर दिया गया और हस्ताक्षर सदस्यों को हो गए, उस समय सभा में कुल 299 सदस्य में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। कुल सदस्य 299 थे, उसमें से उपस्थित थे 284, यानी कि 15 सदस्य कम थे।
26 नवंबर को जब 1949 को संविधान अपनाया गया, तो उसी दिन संविधान अपनाया गया। साथ संविधान के साथ साथ प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 8 अनुसूचियां इस संविधान में थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था, और उस समय नए विधि मंत्री, क्योंकि मंत्रालयों का भी गठन हो चुका था, उसमें विधि मंत्री जो बनाया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही बनाया गया था विधि मंत्री, कानून मंत्री जिसे बोलते हैं, तो उनको बी आर अम्बेडकर को ही बनाया गया था। और विधि मंत्री होने के नाते इन्होंने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, और उन्हें अपनी तर्कसंगत और प्रभावशाली दलीलें जो इनकी होती थी, इसके लिए इनको जाना ही जाता था। हम लोग आज भी इनको इसी रूप में इनको जानते हैं, और इसी के आधार पर इन्हें भारत के संविधान का पिता के रूप में भी जाना जाता है। भारत के संविधान के पिता। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको इस रूप में जाना गया। ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक महान लेखक भी थे, संविधान विशेषज्ञ भी थे, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिला, वंचित वर्ग के निर्विवादित एक शानदार नेता भी थे, और भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार, जिनको आज के संदर्भ में आधुनिक मनु की संज्ञा इनको दी जाती है। इनको बोला जाना है, बताया आधुनिक मनु। आधुनिक मनु बोला जाता है बी आर अम्बेडकर को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान के प्रवर्तन के बारे में। छब्बीस नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद और अस्थायी एवं परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जो थे, जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये स्वतः लागू हो गए थे संविधान को लागू होते ही। तो संविधान के प्रवर्तन की बात करते हैं हम लोग। संविधान के प्रवर्तन की जब बात करते हैं, तो जैसे ही 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू होता है, उसके साथ ही नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी या जिसको हम लोग परिवर्तनशील नियम बोलते हैं, और जो छोटे शीर्षक से जुड़े हुए कुछ प्रावधान थे, छोटे प्रावधान
वह जो है जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 79, 80, 88, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 इसे लागू कर दिया गया, यानी कि ये स्वतः लागू हो गए। तो 26 नवंबर 1949 को जैसे संविधान स्वीकार कर लिया गया, वैसे ही ये स्वतः लागू हो गए। अब संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। शेष प्रावधान जो थे संविधान के, इसके अलावा जो बचे वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में हम लोग देखते हैं, और इसी दिन को हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे हमारा संविधान लागू हुआ, और इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में, यानी कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये पारित हुआ था, और संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसीलिए ऐसा माना जाता है। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा है, जो नहीं पढ़े होंगे उसको पढ़ लेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, इसको समाप्त कर दिया गया क्योंकि इसी में कहा गया था, इसमें कुछ अनुपालन की बातें कही गई थी जो ब्रिटिश अधिनियम के तहत चल रहा था, तो उसे समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 जो था वह लागू रह गया। जो प्रीवी पर्स जो राज्य परिवार को मिलता था, एक्चुअली जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो जो हमारे बहुत सारे रियासत थे, जो राजा महाराजा थे, वो इस बात के लिए एग्री नहीं थे कि वो भारत के साथ शामिल हों। उन्हें लगता था कि हमारे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो उस समय एक एक्ट बना था, अधिनियम बना था 1949 में, वो बना था एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट। ये बना था 1949 में, और ये था कि उनको जो राज्य परिवार है उनके अपने खर्च के लिए, राजशाही खर्च के लिए उन्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे, और वो पैसे उनके जो संचालित रहे, तो वो स्वतः वैसे ही रह गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया क्योंकि उस समय बहुत सारे विवाद चल रहे थे। अगर ऐसा होता तो दिक्कत हो जाती, इसलिए ऐसा हुआ। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की आलोचना किन किन संदर्भ में भारतीय संविधान की जाती है, उसे देखते हैं। अगर भारतीय संविधान की आलोचना को देखते हैं तो किस संदर्भ में इसकी आलोचना की गई थी, इसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की जो आलोचना की गई किस कंडीशन में की गई थी। तो जब आलोचकों को हम लोग अध्ययन करते हैं तो आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर भारतीय संविधान की आलोचना की है। अब यह आधार पहला है, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। कहा जाता है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, इसे हम प्रतिनिधि निकाय
नहीं माना जाता। आलोचकों ने इसी बात पर दलील दी थी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा व्यस्क मताधिकार के माध्यम से आधार पर नहीं किया गया था। तो व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया था, इसलिए कहा जा सकता है कि यह प्रतिनिधि का नहीं थे। इसमें आप कह सकते हैं भारत के लोगों के व्यस्क मताधिकार के तहत सदस्यों या प्रतिनिधियों का चयन नहीं किया गया था। एक जो वोट मत से जो प्रतिनिधियों का चयन किया जाना है उस आधार पर नहीं किया गया था, इसीलिए कहते हैं। फिर बोलते हैं कि संप्रभुता का अभाव। दूसरा कारण है इसका कि संप्रभुता का। आलोचक बोलते हैं कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। संविधान सभा का निर्माण का गठन कर सकते हैं या निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था। दूसरा, इसलिए संप्रभु तब होता जब भारत स्वतंत्र हो जाता, और भारत की स्वतंत्रता के बाद उनके जो सदस्य थे, भारत के जो लोग थे, उसको वोट करते, सदस्यों को चुनते, और इसके बाद संविधान सभा का गठन भारत के जो सरकारी प्रस्ताव थे उसके अनुसार यदि होता तो इसको संप्रभु बोला जाता था, बोला जा सकता था। तो ये थी। और ये भी था कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। जब भी बैठक होती थी तो ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी, इसलिए कहा जा सकता है कि यह संप्रभुता का अभाव इसमें देखा गया। फिर है समय की बर्बादी। आलोचक बोलते हैं इसमें समय की बर्बादी हुई। इस एक किस आधार पर बोलते हैं? ये बोलते हैं कि आलोचकों के अनुसार, जो आलोचक थे वो कहते हैं कि संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज्यादा समय ले लिया, इतना समय नहीं लगना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था, जिसमें निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा था। निराजुद्दीन अहमद ने इसमें जो समय की बर्बादी कही जाती है उसका आधार इनका एक ही है कि दूसरे देश की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था, और जिसमें आलोचक में एक है निराजुद्दीन अहमद। निराजुद्दीन अहमद ये कहते हैं कि संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए इन्होंने विरोध किया था उसका प्रारूप समिति के अगेंस्ट में, और उन्होंने कहा था कि ये अपवाहन समिति है। अपवाहन समिति है ये प्रारूप समिति नहीं है, ये अपवाहन समिति है, ऐसा उन्होंने इसके बारे में विरोध दर्ज कराया था। फिर इसके बाद चौथा जो आरोप लगता है आलोचकों का, वो कहते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है इसमें।
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय जो थी उसका प्रभुत्व मानते हैं। ये कहते हैं कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रीनविल ऑस्टिन ने एक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, जो उसमें कहा गया कि कांग्रेस का प्रभुत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसमें कहने वाले थे खास करके जो जिनकी टिप्पणी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में, वो कहते हैं ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन ये क्या कहते हैं? कलिए ये कहते हैं कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। जिसमें एक ही दल है और उसी का प्रभुत्व है, उसी की निकाय है, उसी की संगठन है, उसी की ऑर्गेनाइजेशन है संविधान सभा, ये मानना है। और आगे लिखते हैं, बोलते हैं कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। संविधान सभा के बारे में कहते हैं कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। कांग्रेस ही भारत है, ये कहा था ग्रीनवेल ऑस्टिन ने। इन्होंने क्या आरोप लगाए? इन्होंने कहा कि देखिए ये जो है वो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है इस पे, इसलिए उन्होंने ग्रीनवेल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा एक दलीय, मतलब एक ही दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और देश का एक दलीय निकाय है, कि यही इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक दल है, उसी की निकाय है, उसी की खोज है, उसी का एक संगठन है ये। और कहा जाता है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यानी कि मजाक उड़ाते हुए कहा कि जो संविधान सभा है यह इसमें कांग्रेस ही केवल है, और जिसे आप कांग्रेस कह रहे हैं वो अपने आप को भारत मान रहा है। तो ये बातें इसमें आई। फिर अगला जो आलोचक है वो कहते हैं, उसमें कहा जाता है कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व रहा है इसमें। वकीलों एवं राजनीतिज्ञ जो हैं इन्हीं का प्रभुत्व रहा है। जैसे अंबेडकर वकील थे और लोग जो थे वकील थे। तो बात यही आती है कि देखिए जो अधिनियम, एक्ट, नियम, कानून, इसको जो विशेष रूप से जानते हैं उनकी भूमिका थोड़ी सी ज्यादा रहेगी ही। तो ये इसे हम लोग नकारात्मक पक्ष में नहीं लेंगे, लेकिन जो आलोचक है उनका भी कहना सही है। ये कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा वकील रहे हैं और फिर राजनीतिज्ञ रहे हैं, इसके अलावा आम जनता की इसमें भूमिका या सहभागिता नहीं है। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था इसमें, और यह भी कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था कि इतनी जटिल संविधान इसलिए बना क्योंकि उसमें राजनीतिज्ञ थे, वकील थे। अगर इसके अलावा और दूसरे पेशे से लोग अगर इसमें होते तो और शानदार संविधान बन सकता था, यह मानना था आलोचकों का। फिर इसमें कहा जाता है, एक आरोप और लगता है कि हिंदुओं का प्रभुत्व रहा है इसमें। हिंदुओं का प्रभुत्व इसमें रहा है, ये मानना है। ये कुछ आलोचक ऐसा कहते हैं कि संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट
ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा है? लॉर्ड विस्काउंट ये क्या कहते हैं? हिंदुओं का निकाय, ये हिंदुओं का संगठन है, ऐसा आरोप लगता है। इस प्रकार इसलिए इसे फिर इसमें विंस्टन चर्चिल भी कहते हैं। एक और नाम आता है उसका, उनका नाम है विंस्टन चर्चिल। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। सभा ने भारत के एक केवल बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। प्रतिनिधित्व किया है। इस प्रकार से आरोप भारतीय संविधान के आलोचक लगाते हैं और यह जो आलोचना है कुछ हद तक सही भी पाई जाती है, लेकिन क्योंकि आलोचक सभी के होते हैं, कोई भी आप अच्छा काम के आलोचक हो तो आलोचना होनी भी चाहिए। आलोचना उस चीज को बेहतर करने के लिए होती है और उसे एक सही दिशा देने के लिए होती है, तो इसमें आलोचना होना कोई गलत नहीं होना भी चाहिए। तो हम लोग आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।